हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्र पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिसंबर 2012 का, जिसमें हमने कितने किए थे 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। तबीयत ठीक ना होने की वजह से हमने उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं रखा था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और ये वाले शिफ्ट को आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कम टाइम में जल्दी से जल्दी 30-40 समथिंग क्वेश्चंस हैं, जल्दी से 30 मिनट के अंदर आधे घंटे की क्लास में जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार हमें लगाना है। ठीक है, अब जब आपने पढ़े थे इतिहास, सभी आपने देखी थी चीज़ें, तो आपको जितने आपने ग्रंथ पढ़े थे हमारे स्टार्टिंग के, जितने भी हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन के हो जाते हैं, मिश्र बंधुओं के, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल जी, जितने भी हमारे इतिहासकार हैं, उन सभी के जब आपने देखे थे तो उसमें क्या है, आपने सभी का सन तो ज़रूर आप लोग को इनका याद होता है। ठीक है, तो देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु, विनोद, ये कुछ क्या है, इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा का है। किसका है, राम कुमार वर्मा का। वहीं पर हिंदी साहित्य की भूमिका सभी को पता है किसका है, यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा रामचंद्र शुक्ल का है। और मिश्र बंधु विनोद का क्या है, मिश्र बंधु विनोद किसका है, मिश्र बंधुओं का। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे आते हैं मिश्र बंधु। ठीक है, इनमें से सबसे पहले मिश्र बंधु ने अपना इतिहास, ये जो इतिहास लिखा था वो लिखा था। ठीक, तो सबसे पहले मिश्र बंधु, देखो इनमें ऑप्शन में कहाँ है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, ना ही ए में, सिर्फ डी में है। तो हमारा सिर्फ एक से ही आंसर हो गया क्या, सही, कि मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अगला देखो क्या, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। अब तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ना, वो आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें जब तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन बना था तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। ठीक, हमने वो सारी रचनाएं क्रम से देखी थी। ठीक है, ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश की थी, तो वहां आप देख सकते हैं। तुलसीदास की अब रचनाओं का हमें क्या करना है, क्रम लगाना है। तो सबसे पहले जो आता है रामचरितमानस आता है। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले, तो रामचरितमानस आएगा। उसके बाद आती है हमारी दोहावली, आती है गीतावली, आती है, फिर आती है हमारी विनय पत्रिका। ठीक है, तो इसका जो क्रम आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। अब जन्म तिथि की दृष्टि से हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, ये भी हमने डिस्कस किया था कि उत्तर छायावाद में कौन कौन से कवि हैं, छायावाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार हैं, द्विवेदी युग में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे हमारे श्रीधर पाठक, ये सब जो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी, मतलब लास्ट वाली जो क्लास जब भी हुई थी हमारी 2-3 दिन पहले, उसमें हमने अच्छे से देखा था। ठीक, तो अब देखो द्विवेदी युगीन में सबसे पहले आते हैं हमारे श्रीधर पाठक आते हैं। कौन आते हैं, श्रीधर पाठक आते हैं। फिर हरिऔध जी आते हैं, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी, ये किसमें आते हैं, ये सभी द्विवेदी युगीन कवि हैं। मैंने आपको बताया था कि युग से भी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि नहीं हैं या हैं, द्विवेदी युग से कौन है, छायावाद से कौन है, उत्तर छायावाद से कौन नहीं। इस तरह से युग से भी प्रश्न बनते हैं और सेम इसी तरह के प्रश्न उपन्यास से भी आपको बन सकते हैं। ठीक है, कि कौन से आंचलिक उपन्यासकार नहीं हैं, क्या, कि कौन से आंचलिक उपन्यासकार हैं, नहीं हैं, या फिर इस तरह से जो होते हैं प्रश्न, इस तरह से आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम देखना है अब हमें। ठीक, तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी यशोधरा। यशोधरा किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। इसका सन यहाँ देख लो 1932 है। उर्वशी हमारी जो है 1961 की है। दिनकर जी की सभी को पता है। कनुप्रिया 1959 के। धर्मवीर भारती, आत्मजयी 1965। कब की है आत्मजयी, 1965। कनुप्रिया 59, उर्वशी 1961 और यशोधरा 1932। अब इन सभी के रचनाकारों का नाम आपको पता है क्योंकि सारी की सारी जो कृतियां हैं ये बहुत ही रचनाएं आसान हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। अब पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो लेखक हैं उनका आपको क्या क्रम पता होना चाहिए, और ये सभी को पता होता है। सबसे पहले प्लेटो आ जाएंगे, अरस्तु आ जाएंगे, लोंजाइनस आ जाएंगे और कोलरिज। ठीक है, इनका आप सन जरूर याद कर ले, क्रम पता रहता है पर आपको करेक्ट जो हमारा समय है वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे आप एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। अब हमें पत्रिकाएं देखनी है, जैसे कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। अब सभी को पता है कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु जी की है, सरस्वती हमारी किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, चांद आ जाती है महादेवी वर्मा की, और हंस आ जाती है प्रेमचंद की। चारों ही बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। यहाँ देखो क्या है नोट में, सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो काशी से होती थी, ये चीज आप याद रखेंगे। पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी, उसके बाद कहाँ से, प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी। 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये देख के चलना है। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बना दिया गया। ठीक है, 1903 में कौन हुए सरस्वती के संपादक, श्याम सुंदर दास, और उसके बाद 1902 में थे ये, 1902 में, और 1903 में कौन हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद रहेंगी चीजें। हंस का पुनर्प्रकाशन मासिक 1986 ईस्वी में हुआ। अब हंस का जो हंस है जो पत्रिका प्रेमचंद जी की, उसका पुनः प्रकाशन कब हुआ, 1986 में। कब हुआ, 1986 में। और याद रखेंगे, और इसके संपादक राजेंद्र यादव ने किया। इसका संपादन किसने किया है, राजेंद्र यादव ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है, और ये एक मासिक पत्रिका है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। अब आपको उपन्यास आपने पढ़े होंगे अब, और यहाँ पे आपके 3 सिलेबस से ही उपन्यास इसमें है, जैसे झूठा सच, आधा गांव, सूखा बरगद नहीं, तमस, है ना। अब आपको इनका सिलेबस पता ही होगा। तो देखो झूठा सच किसका है, सभी को पता है कि ये यशपाल का उपन्यास है। आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा का है, आधा गांव। ठीक, वो कुछ था ना, टोपी शुक्ला ऐसा करके कोई एक और था उनका। हाँ, तमस किसकी है, सबको पता है, भीष्म साहनी जी की। और सूखा बरगद है मंजूर एहतसाम की। जिसे नहीं पता सूखा बरगद तो देख लेंगे किसकी है, मंजूर एहतसाम की। इनका प्रश्न देखो, झूठा सच 2 भागों में है, भाग 1 1958 का और भाग 2 1960 का। प्रकाशन वर्ष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कवियों का सही क्रम क्या है। केशव दास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। सबसे पहले केशव, फिर चिंता, बिहारी, पद्माकर। ये सभी रीतिकाल के कवि है। मैंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त 4-5 बार ऑलरेडी करा दिया है। ठीक, केशव दास का आप यहाँ से क्या करेंगे, एक बार सभी का समय जरूर देख लेंगे। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। रचना काल के अनुसार चिंतामणि कब आते हैं, बिहारी से पहले आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। अब इनमें से क्या हमें अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले आ जाइए हमारे प्रिय प्रवास, जो कि किसकी है, हरिऔध जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ना। झरना किसकी है, जयशंकर की है, सबसे इजी क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा निराला की, आपके सिलेबस में ही है। लोकायतन पंत जी की, है ना। ये सारी की सारी रचनाएं बहुत इजी हैं, इनका क्या करना है, आपने प्रकाशन वर्ष याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके साथ कवियों का सुमेलित करना है। ठीक है, हमें इसमें भी क्या करना है, सुमेलन। घुन खाए शहतीरों पर एक बीते के बराबर, किंतु हम है द्वी भूख से रिरियाती हुई। केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन धूमिल, गेल, लीलाधर जगुड़ी। अब देखो, अब इनमें से आपको कौन सा पता है। आगे का पता है क्या,
किंतु हम हैं द्वीप, किसका है? अज्ञेय का है। भूख से रिरियाती हुई, ये धूमिल जी का है। ठीक, अब हमारा अगर सी में 4 है, सी में 4 2 ऑप्शन है ना, और डी में 3 सिर्फ इसमें है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो है ना, इनको जरा याद कर लेना पंक्तियों को, किसकी पंक्ति कौन सी है याद कर लेना। पत्रिकाओं के साथ हमें सुमेलन करना, श्याम सुंदर सेन की कौन सी है? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। अब श्याम सुंदर सेन की तो सबको पता है कौन सी है। सबसे पहले इसमें सबसे इजी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मिला लो इनकी कवि वचन सुधा। सी में एक यानी कि हमारा बी ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बचा ए और डी। ए और डी में से कोई सा भी एक पकड़ लो। ए श्याम सुंदर सेन का देखते हैं। ठीक है, अब श्याम सुंदर सेन की कौन सी थी इसमें? तो ये है श्याम सुंदर की समाचार सुधा वर्षन। क्या है? सुधा वर्षन। ठीक, अब ए में 2 हो गया है हमारा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा हमारा? राजा लक्ष्मण सिंह का हो जाएगा। प्रजा हितैषी सबको पता है, हितैषी। और प्रेमगन जी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो प्रेमगन जी का हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्रिकाओं के इनके प्रकाशन वर्ष के साथ। अब देखो प्रकाशन वर्ष के साथ भी पूछ रहे हैं। समाचार सुधा निधि, बंगदूत, भारत मित्र, हंस। देखो कुछ नहीं तो भी आपको 15 से 20 पत्रिकाएं है ना, कुछ नहीं तो भी क्लास में ही याद हो गई, क्योंकि कुछ बहुत सी पत्रिकाएं हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, है ना। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की है ये। बंगदूत सबको पता है किसकी है? राजा राममोहन राय का। भारत मित्र है रुद्रदत्त का। हंस है प्रेमचंद का, अभी हमने देखा। ठीक, तो अब देखो इनका क्रम, एक बार आप इनका सन जरूर देख लेना। सार सुधा निधि का क्या हो जाएगा? सन 1879, जो कि इसमें ये रहा है ना। बंगदूत का हो जाएगा 1829, भारत मित्र का हो जाएगा 1877 और हंस का क्या हो जाएगा? 1930। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आलोचनात्मक कृतियां, कुछ आलोचनाएं हैं, उनको हमें क्या क्रम से लगाना है। ठीक, दूसरी परंपरा की खोज, ये किसकी है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? तो नामवर सिंह की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नया साहित्य नए प्रश्न किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, ये कुछ जो आलोचनाएं हैं इन्हें क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये वाली पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी, छायावाद जब आपने पढ़ा होगा आपने ये वाली पंक्ति जरूर से जरूर पढ़ी होगी। और ये है किसकी? ये है हमारी डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म यानी छोटा, है ना। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ये कोटेशन भी आपने बहुत बार सुना होगा कि भक्ति आंदोलन क्या है? एक जाति और जनवादी आंदोलन है। और इसका आंसर ये है किसका? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। ठीक, सी में एक आ जाएगा। अब हमारा सी में एक कहाँ है? हमारा सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए, बी और डी में देखना है। बी हो जाएगा क्या? पहले करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है, तो इस पंक्ति है जरूर याद कर लो। क्या कह रहे हैं? करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला क्या है? मनोविकार है। ठीक, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। ये कौन कह रहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, कौन कहता है? रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं ये वाली बात। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
कृतियों को उनके विधा के साथ सुमेलित करना है। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी, मुर्दहिया। अब आपको कुछ नहीं तो भी आधा गांव और मुर्दहिया तो पता ही पता है। तुम चंदन हम पानी आपने कहाँ पढ़ा था, ये भी आपको पता ही है। ठीक, देखो मुर्दहिया आपने क्या पढ़ा था कि आत्मकथा जो हमने पढ़ा था तुलसीदास की, है ना। तुलसीदास थे, तुलसीराम थे, हाँ ठीक। तो मुर्दहिया हमारी क्या है, एक आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। ठीक। लहरों के राजहंस क्या है हमारा, ये एक नाटक है जो कि किसका है, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश के नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ से मोहन राकेश के नाटक से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और पढ़ के जाएंगे। आधा गांव किसका है, तो ये राही मासूम रजा का क्या है, उपन्यास है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। तुम चंदन हम पानी किसका है, तो तुम चंदन हम पानी क्या है, निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। किसका है, विद्यानिवास मिश्र। आप निबंध अगर देखेंगे ना कि निबंध से अगर प्रश्न आया है तो उसमें विद्यानिवास मिश्र से जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उपन्यासों उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। गबन, नदी के द्वीप, मैलांचल, बाढ़ भटकी, आत्मकथा। अब मृणाल, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन, निपुणिका। ठीक, गबन में कौन थे, तो गबन में हमारे थे जालपा। कौन थे, जालपा। नदी के द्वीप जो है वो किसका है, अज्ञेय का, और इसमें कौन था, भुवन था। कौन था, भुवन। मैलांचल में कौन थे, तो मैलांचल में सबको पता है डॉक्टर प्रशांत थे। और बाढ़ भटकी आत्मकथा में निपुणिका। कौन, निपुणिका, जिसे न्यूनिया भी कहा है, न्यूनिया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सिंगरण, युयुत्सु, जुनेजा, दक्ष। तो सिंगरण किसमें थे, सिंगरण हमारे चंद्रगुप्त नाटक में। किसमें है, चंद्रगुप्त, जो कि किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। युयुत्सु किसमें थे, तो युयुत्सु थे अंधा युग में, है ना, अंधा युग में थे ना। अंधा युग है किसका, धर्मवीर भारती जी का है। जुनेजा किसमें थे, जुनेजा आधे अधूरे में थे, आधे अधूरे में, और है किसका, मोहन राकेश। ठीक, और दक्ष किसमें थे, एक कंठ विषपाई। एक कंठ विषपाई के कौन है पात्र, दक्ष, जो कि है किसका, दुष्यंत कुमार का है। ठीक है, चीजें क्लियर है इतनी। अगला क्वेश्चन देखो कि आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनागर। अब ये वाले भी मैं आपके कुछ नहीं तो भी चौथी या पांचवी बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनागर। अब मैंने आपको बताया था भट्ट क्या करते हैं, आवाज क्या होती है, उत्पत्ति होती है ना। भट्टनागर का क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद या फिर भोगवाद। ठीक है, अभिनव क्या करते हैं, अभिनव कौन करते हैं, अभिव्यक्ति कौन करते हैं, अभिनव अभिव्यक्ति, नायक भट्ट नायक। हाँ ठीक है, शंकुक का क्या हो जाएगा हमारा, अनुमति, और भट्ट लोलट का हो जाएगा आरोपवाद, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से दर्शन जरूर देख लेने। ठीक है, थोड़ा सा सिद्धांत और दर्शन दोनों चीजें देख के चलेंगे। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंडों के साथ सुमेलित कीजिए। भामह, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ। अब सबसे पहले तो इनका आपको समय पता होना चाहिए कि भामह का समय क्या है। भामह का समय हो जाता है क्या, 6ठी शताब्दी। क्या हो जाता है, 6ठी। क्षेमेंद्र का हो जाता है हमारा 11वीं। विश्वनाथ का क्या हो जाता है, विश्वनाथ का था 14वीं। पंडित जगन्नाथ का होता है 17वीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये 4 क्या है पैराग्राफ से, यहाँ से आपको क्वेश्चन करने थे।
हम देखते हैं असर्शन और रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल ब्रह्मा संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। क्या ये आंसर सही है, मतलब क्या ये असर्शन सही है? देखो दोबारा पढ़ो, मैंने कहा था आपको रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस कुछ नहीं तो भी 4 से 5 बार पढ़ो उसको, वो भी सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक एक शब्द समझना है, ठीक। क्योंकि रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे कुछ जो लाइंस होती है ना, कोई हम खुद से अगर उसको दिमाग में सोचें तो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से, लोभ यानी लालच, केवल ब्रह्म संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अगला इसमें तर्क देते हैं क्या, लोभ प्रेम का मूल है। लोभ क्या है? प्रेम का मूल है। तो इसका आंसर जो है एनटीए देखो ये मान रहा है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर बताते हैं। लोभ प्रेम का मूल न होकर प्रेम लोभ का मूल है। इस हिसाब से तो हमारा ये तो हमारा फिर तो गलत होना चाहिए। एनटीए ने ये कैसे माना है लोभ प्रेम का मूल न होकर प्रेम लोभ का मूल है, फिर तो ये वाला जो हमारा रीजन है ये गलत हुआ। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो वह प्रेम केवल बाह्य संपर्क नहीं होता बल्कि आंतरिक जुड़ाव। अच्छा ये बाह्य था, ये ब्रह्म पता नहीं क्या लिखा है, बाह्य, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रही थी, ठीक है। बल्कि आंतरिक जुड़ाव होता है। प्रेम द्वारा लोभ उत्पन्न हो सकता है लेकिन किसी व्यक्ति को लोभ के द्वारा प्रेम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, देख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं। भरत मुनि के अनुसार क्या, स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है और इसका आंसर क्या है, गलत। उनके रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। उनके में क्या है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव, स्थायी भाव का जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा बी आंसर। बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। जहां कारण के बिना कार्य होना पाना जाए वहां विभावना अलंकार होता है और इस अलंकार में क्या है, विभावना अलंकार है, ना कि ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। रीजन क्या है, उनका व्याकरण एक ही है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं, ये क्या है, इसमें गलत माना है एनटीए ने इसे। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाएं नहीं हैं। दोनों भाषाओं में हिंदी और उर्दू के व्याकरण में समानता है, ठीक है। ओके, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। इसके शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, इस संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो बिल्कुल, हमने जब संविधान की अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं ये चीज़ें देखी थी, तो हमने देखा था वहाँ पे कि मैथिली शामिल है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, असर्शन सही होगा। इसके शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो ये क्या है, ये कथन है हमारा, ये सही है। और किसका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। जबकि हमारा क्या, ये कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है, ये गलत है, ठीक है। ये उसका समर्थन करता है, ना कि उसके विरुद्ध है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, ट्राई किया है। मतलब कि हमारा जो अभी हम जो 2012 का कर रहे थे, 2012 की सारी शिफ्ट्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक।
कुछ क्वेश्चंस जैसे 30 क्वेश्चन रह रहे थे, वो चीज़ें आज हमने कर ली। बाकी हमने कोशिश की थी पिछले क्लास में, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस नहीं भी हो रही थी। बीच में भी कल क्लास होनी थी बट नहीं हुई। रीज़न वही है, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वगैरह ज़्यादा हो रही है, अभी भी है। ठीक, कोई नहीं। आप लोग अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। वो टाइम गया कि अब आप चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक, पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उतनी ही चीज़ें रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश करो कि आप, जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन है, जब आप PYQ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके माइंड में आएँ। और अगर कोई चीज़ आप उस टाइम भूल रहे हो तो वहाँ पैनिक नहीं हो, बल्कि कि क्या, अगर आप कोई चीज़ें, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ अभी मिस कर रहे हो तो अभी टाइम है, आप देख सकते हैं। ठीक, पैनिक नहीं होना है कि अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं तो सब भूल गया, सब भूल गई। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। लास्ट टाइम पे सारी चीज़ें, सारी मेहनत पे पानी फेर देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बस अपना MCQ PYQs जो भी आप क्वेश्चंस लगाएं, ये सारी चीज़ें करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज ज़रूर ट्राई करें सॉल्व करने के, क्योंकि वो आपके फ्री के नंबर होते हैं। मैं एक क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं, जो पैराग्राफ आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 10 हमारे नंबर ऐसे होते हैं जो आपको फ्री के होते हैं। 10 में से 10 आपको टारगेट होना चाहिए कि हमारे 10 में से 10। और आपका जो पेपर 1 होता है उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, पैराग्राफ वाले। तो 15 नंबर आपके फ्री वाले होते हैं और आपको कोशिश करनी कि वो 15 के 15 नंबर आपको मिले। ठीक है, वहाँ आप चीज़ें मिस करते हो तो फिर आगे क्या होता है कि आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कम होता है चीज़ें, जैसे मान लो वहाँ आप क्या करते हो, थोड़ा पैनिक होकर के इंसान क्या करता है, चीज़ें भूलता है। ठीक है, तो वहाँ अगर आपने ये PYQs मतलब कि जो पैराग्राफ किया है, पैराग्राफ का रिवीजन जो किया है, घर पे ट्राई किया है, तो वहाँ के सारे सही होते हैं। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आपके नंबर में अच्छा हो जाता है कि मतलब आपके थोड़े नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, क्योंकि 15 नंबर फ्री के होते हैं। बाकी तो आपके जो क्वेश्चन आपने करे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा। ठीक है, अच्छी बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेट में, ये चीज़ें बेस्ट होती हैं सबसे ज़्यादा। तो यही करना है कि आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, PYQ लगाना है। ठीक है, PYQ हो गया आपका, MCQ हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा करो आप, पैराग्राफ वाला जो है वो चीज़ें देखो, उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना पैराग्राफ की, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। 1 और 2 दोनों के लिए करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक का, दोनों के लिए ट्राई करो। मैं एक क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें देखते हैं, कोशिश कर, मैं सोच रही हूँ कि 2012, 13, 14 वाले ऐसे ही कुछ खास PYQs नहीं थे, तो हम देखते हैं कि 2020, 21, 22 वाले कर लें। 22 आई थिंक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 20 और 21 करें सीधा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का होगा कि ये वाले मत कराओ, अभी जो रिसेंट वाले हैं वो करा दो। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी नेक्स्ट वाली क्लास में 2020 और 21 वाले कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।